ध्यान दीजिएगा, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझिएगा। हालांकि कहीं कहीं लिखा रहता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना, समझिएगा। बड़ी लंबी कहानी है इसकी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जैसे अगर आप बुक रीडिंग भी करेंगे तो शायद आपको असेंबल तरीके से देखने को ना मिले, है ना, एकदम एक पर्टिकुलर मैनर में ना मिले, सिर्फ स्टोरीज हैं बहुत सारी, ठीक है ना, कैसे कहानी शुरू होती है। मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, एक हमने ये करंट कैरिंग वायर लिया, इससे बढ़िया करंट फ्लो हो रहा था, और इधर पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्टैटिक चार्ज है, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट कर सकता है। कौन अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टैटिक चार्ज है, अगर ये मूव करता है या इस पे कोई फोर्स काम करेगा तो तभी जब इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ बाजू में करंट कैरिंग वायर है और उसमें बढ़िया करंट फ्लो हो रहा है, और रिजल्ट क्या पाते हैं, इस क्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ये जो क्यू रेस्ट पे है इस पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब है करंट ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया। ये करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तभी जाके इस क्यू पे क्या नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर था और इसके पास हमने ये क्यू चार्ज रख दिया, लेकिन क्यू चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। चलिए अपन दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। ये हमारे पास वही करंट कैरिंग वायर है, इस पे ये करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारे पास अभी तक स्टैटिक चार्ज था इसको मैंने किसी वेलोसिटी v से मूव कराना स्टार्ट करा दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ रहे हैं ना? मैंने इसको v से मूव कराना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि इस पे क्या लगने लग गया, फोर्स लगने लग गया। बहुत ही मजे की बात है, स्टैटिक चार्ज पे ड्यू टू द करंट कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन मूविंग चार्ज जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास लाया गया, फटाक से इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा, ठीक है ना। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझिएगा ध्यान से। क्या देखा आपने, करंट कैरिंग वायर के पास जो चार्ज रखा था हमने उसको v वेलोसिटी से मूव कराया तो उसने F फोर्स एक्सपीरियंस किया, जबकि यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। मतलब ये पक्की बात है कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा, ये मूविंग है तो खुद का तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, ये मूविंग है और ये करंट है। मूविंग चार्ज करंट, मूविंग चार्ज करंट, मूविंग चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये पक्की थी बात थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट नहीं करता है या प्रोड्यूस नहीं करता है, और मूविंग चार्ज पे अच्छा खासा फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स होगा ये, किसकी वजह से ये आपस में इंटरेक्ट होना स्टार्ट हुए? उसी फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब ऐसा हुआ कि मूविंग करंट या करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये चार्ज जो फाइनली मूविंग है, ये मूविंग चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, इंटरैक्ट होने लगेंगे। या मूविंग चार्ज थोड़ी देर के लिए क्या बन जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट करेगा। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले क्या समझे, वही करंट कैरिंग वायर था बट चार्ज कहाँ पे था, रेस्ट में था, स्टैटिक चार्ज था, बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं लगा। स्टैटिक चार्ज को अफेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट वहीं कहीं जब हमने चार्ज को मूविंग बना दिया तो इसने इसको फोर्स जरूर लगाया। तो हमने ये सोचा कि आखिर ये फोर्स आया कहाँ से, तो हम ये कंसीडर कर चुके कि करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और ये मूविंग चार्ज भी एक तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से वो अफेक्टेड हुआ और एफ फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। समझ रहे हैं बात को? इसी कड़ी में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट लगाया कि उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया। बात को समझिएगा, ये उनका ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ये करंट कैरिंग वायर है।
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इधर पे ना निडल रखा हुआ है और जो कंपास है वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन किया हुआ है। ये इसका जो नॉर्थ है वो ज्योमेट्रिकल साउथ की तरफ और इसका जो साउथ है वो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ। खैर अपन क्यों कुछ दिमाग लगाएं, हम ये समझ लें कि जो निडल है ये अपने आप को अलाइन किया हुआ है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्थ पोल और ये क्या, साउथ पोल। इसके लिए चलता है एक चीज क्या, SNOW, स्नो। ठीक है ना, इसको बताते हैं एक सेकंड से, ध्यान दीजिएगा। जब करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो बात समझिएगा कि अगर करंट का मोशन साउथ टू नॉर्थ है वायर के ऊपर, ठीक है ना, करंट में जो फ्लो है, ठीक है ना, वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो क्या कंडीशन आएगी, जो निडल का डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, निडल का डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगा, वो इस साइड में हो जाएगा। समझ रहे हैं, स्नो साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट का मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ है ओवर द वायर, ठीक है ना, तो जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड। यह समझ लो ड्यू वेस्ट, किस तरफ होगा, ड्यू वेस्ट, ऐसा समझ लीजिए। अगर करंट का मूवमेंट क्या है, साउथ टू नॉर्थ है किसी वायर में, अगर किसी वायर में, ये एम्पियर सॉरी ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ऐसे समझो, ये निडल नॉर्थ, ये साउथ, ये करंट का मूवमेंट। अगर कोई करंट किसी वायर में साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है तो निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। आप भी अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, ये क्या होता है, वेस्ट, और ये क्या होता है, ईस्ट। समझ रहे हैं बात को, ये साउथ और ये क्या, नॉर्थ। तो अगर सुनो क्या कहता है, whenever the current flowing through the wire south to north, whenever the current flowing through the wire south to north, then north pole of the needle will deflect towards west, and north pole of the needle deflects towards the west। अब आगे समझिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ऑस्टेड ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो चार्ज पे फोर्स लगा, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा, ये किस वजह से लगा। उसी एक्सपेरिमेंट के लिहाज से उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया और उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट कर दिया। वायर के ठीक नीचे उन्होंने एक कंपास रखा। कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। जनरली हम अपन उसको क्या है, काहे के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसी कंपास को उन्होंने वायर के नीचे रखा और देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। कंपास में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। अगर कंपास में डिफ्लेक्शन है तो ये मान के चलिए कि उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पहुंच चुका है। कंपास एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या कोई भी इफेक्ट तब होता है जब उसको हम कहाँ रखें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो कराया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके नहीं आए, और हमने देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन है, मतलब कंपास में कोई ना कोई एक्शन हो रही है, कंपास अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कंपास कहाँ पहुंच चुका है, मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच चुका है। हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आए हैं, करंट कैरिंग वायर लेके आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, क्या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जरूर। इन हालातों से तो यही लगता है कि करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी जानते हैं कि जो निडल है ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो कंपास में डिफ्लेक्शन कब होता है, कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इसको हम कहां लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। हमको लगा हमसे कोई गलती हो गई, हमने स्विच ऑफ कर दिया और करंट का फ्लो क्या हो गया, जीरो हो गया, करंट का फ्लो होना बंद हो गया। और जिस समय करंट का फ्लो बंद हो गया उस समय निडल का डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया, निडल में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। हमने सोचा फिर से करंट ऑन किया, फिर डिफ्लेक्शन आया।
इस बार हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, हमने टर्मिनल्स लिए और रिवर्स कर दिए। जब टर्मिनल रिवर्स कर दिए तो आप ये देखेंगे जो नॉर्थ पोल अभी वेस्ट की तरफ जा रहा था वही नॉर्थ पोल अब कहां जाने लग गया है, ईस्ट की तरफ जाने लग गया है। समझ रहे हैं बात हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्या समझा, इसके लिए मैंने ये स्लो बना दिया ताकि आप निडल का डिफ्लेक्शन बता सकें और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहता क्या है फाइनली, whenever the current flowing through the wire it produces the magnetic field around it, ठीक है ना। whenever the current flowing through a conducting wire it can produce the magnetic field around it, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हर करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने कैसे पता लगाया, इस ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता लगाया। इसमें कैसे काम करता है, स्नो whenever the current flowing through the wire south to north, whenever the current flowing through the wire south to north and the deflection of needle will be the क्या, in west side, ठीक है ना, या इन वेस्ट डायरेक्शन। तो उस समय जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होगा, ड्यू वेस्ट होगा। क्या होगा, ड्यू वेस्ट। लेकिन जब भी हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इन द निडल विल बी ड्यू वेस्ट, ठीक है ना। जब भी हम करंट का मूवमेंट किस तरफ कर दें, नॉर्थ से साउथ की तरफ कर दें, किस तरफ कर दें, नॉर्थ से साउथ की तरफ कर दें, तो इस नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फाइनली हम सबको ये मालूम चल गया कि करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी होता है, मतलब कि करंट कैरिंग वायर इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। अब अपने पास एक नई कहानी शुरू हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। किसकी कहानी शुरू हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ऐसा समझ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या समझ ले, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक नेचुरल मैग्नेट और एक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा क्या अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी मतलब कह देना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ला सकता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा के बहुत ज्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। किसका आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो है तो टेम्पररी मैग्नेट बट अपन इससे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ गया। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। तो समझिएगा आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि जो मूविंग चार्ज है वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। मूविंग चार्ज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे परमानेंट मैग्नेट से आए और वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे करंट कैरिंग वायर से आए। मतलब करंट कैरिंग वायर को आपको अलग नजर से नहीं देखना है। करंट कैरिंग वायर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये बहुत अच्छे से जान लिया कि क्यू चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव करता है बी मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, F लगेगा। ये बहुत अच्छे से जान लिया हमने, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिस्कस करना है, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बात समझिएगा, क्या समझा आपने, करंट कैरिंग वायर, क्या समझा, करंट कैरिंग वायर, ये अपने आप में क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा वाला मैग्नेट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करता है। इसके लिए पहले एसेंशियल क्या था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत अच्छे से मालूम चल गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड ने क्या किया, कोई करंट कैरिंग वायर लिया, उसके पास एक कंपास रखा और कंपास में ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल
ठीक है ना, और करंट इस तरीके से फ्लो होता रहा तो निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ हो गया, ड्यू वेस्ट हो गया। क्या हो गया, ड्यू वेस्ट। समझ में आ गया, ये वेस्ट और ये क्या है, ईस्ट। समझ में आ गया, ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। इसी की डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए एक और भाई साहब ने मेहनत करी। कौन, एम्पियर। किसने मेहनत करी बताइए, एम्पियर ने मेहनत की। समझिएगा, तो ऑस्टेड ने तो ये बताया कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है ना। ऑस्टेड ने क्या बताया कि एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। आखिर वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑस्टेड, तो निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इसलिए एम्पियर ने ही मेहनत करी और नाम क्या रखा, एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या नाम रखा बोलिए, एम्पियर स्विमिंग रूल। समझिएगा, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, एम्पियर कहते हैं अगर मैं, मतलब एम्पियर करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करूं, अगर मैं एम्पियर करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करूं तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड होगा। कहां होगा, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड। आया समझ में, क्या बोला एम्पियर ने, अगर मैं साउथ टू नॉर्थ अलोंग द करंट क्या करूं, स्विमिंग करूं, अलोंग द करंट क्या करूं, स्विमिंग करूं, तो निडल का नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगा। किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। आया समझ में, ऐसे करते ना स्विमिंग, ऐसे 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 स्विमिंग करेगा लेट के नहीं, मतलब पानी में गिर के, तो ये इस तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा निडल का। ठीक है, क्लियर हो गया, वो था एम्पियर स्विमिंग रूल। चलिए समझिएगा, अब हमको पता करना है कि जैसे कि ये तो बता दिया ऑस्टेड ने कि करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होगा। मान लिया हमने, एम्पियर ने मेहनत करके ये बता दिया कि उस कंपास का डिफ्लेक्शन कहां होगा, ये भी मान लिया। अब हमको जानने की जरूरत है कि आखिर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं बात को, क्या जानना है हमें ये जानना है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करती है, अच्छी बात है, कितना करती है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या जानना है हमें, आखिर वो करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और किन किन डायरेक्शन में करती है, ये सारी चीजें जानना है। ठीक है ना, इसके लिए दो लोगों ने मेहनत करी। पहला तो कौन, दो क्या मतलब तीन बोल दें ऐसे तो, एक तो बायोट एंड सेवर्ट की टीम ने करी, ये बायोट सेवर्ट दो लोग हैं, एक बायोट और सेवर्ट की टीम ने करी और दूसरा काम किसने किया, एम्पियर ने किया। किसने किया, एम्पियर ने। ठीक है ना, ये बेसिक लॉ है और ये किसी क्वांटिटी पे डिराइव्ड है, बट हो गया, फाइंड तो करा था इनने। इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फिलहाल अपन किससे पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट से पढ़ेंगे और कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच जाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ में। ये एम्पियर सर्किटल लॉ वैसे ही जैसे गॉस लॉ था, याद है ना आपको, वहां पे भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने के लिए दो लोगों ने मेहनत करी थी, पहला कुलाम ने, दूसरा किसने, गॉस ने। तो कुलाम का बेसिक लॉ था और गॉस का थोड़ा सा डिराइव्ड था, ज्यादा नहीं, बाकी मेथड तो था, हमने गॉस लॉ बाद में पढ़ा था। सेम वैसे गॉस की फोटोकॉपी है ये एम्पियर सर्किटल लॉ, लगभग गॉस की ही फोटोकॉपी है, घबराना नहीं, दिमाग में सेट करके रखो, आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं अपन, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट ने मिलके क्या बताया कि आखिर वो करंट कैरिंग वायर किस तरीके से कितने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। समझिएगा, बायो सेवर्ट के हिसाब से ये कोई करंट कैरिंग वायर हो गई, समझ रहे हैं, ये कोई किसी पर्टिकुलर लेंथ की वायर होगी। ठीक है ना, इसका मैंने कोई करंट एलिमेंट ले लिया छोटा सा डीएल। जनरली मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, काफी आगे आ चुके हैं अपन, कि जब भी कोई चीज टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग अपन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, बाद में फिर अपन बड़ा अमाउंट ही फाइंड कर सकते हैं। टेस्टिंग तो छोटी चीज से करते हैं ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट से। समझिएगा, ये जो वायर है इसमें आई करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। आई करंट क्या है, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से। तो मैंने एक छोटी सी लेंथ वाला करंट ले लिया, छोटी सी लेंथ, ठीक है ना, डीएल लेंथ, ठीक है। और मैंने इस डीएल लेंथ वाले करंट की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे मुझे क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, जहां पे डीएल और आर एक दूसरे पे थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। मुझे क्या पता करना भाई,
बायो सावर्ट ने किस लिए मेहनत करी? इन्होंने बताया कि आखिर करंट कैरिंग वायर किस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जिस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जाके हमको बनाना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पता भी तो होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें क्या है, एसेंशियल है। समझिएगा बात को। तो हुआ क्या, अगर हमारे पास आई करंट फ्लो होने वाली कोई करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ एल है या कुछ भी है, हमने उसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ले लिया डीएल लेंथ का, और हम देखना चाहते हैं कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। मैंने लेट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, डीबी है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ? ये डीबी है। समझिएगा, आगे समझिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बायोट और सावर्ट के हिसाब से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहले तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे। मतलब कंडक्टिंग वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायो सावर्ट ने अपना कंक्लूजन दिया कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। दूसरे नंबर पे क्या बोला? दूसरे नंबर पे बोला कि करंट उस डीएल एलिमेंट का करंट, किसका करंट? उस डीएल एलिमेंट का करंट। चलो भैया, मतलब उस करंट एलिमेंट की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है भाई? आखिरकार ये डीएल और आर कितना एंगल बनाते हैं, उस एंगल के साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही साथ कितना दूर फाइंड करना है। पास में फाइंड करोगे तो ज्यादा फील्ड होगा और दूर फाइंड करोगे तो कम फील्ड होगा। मतलब कि the amount of magnetic field due to the current carrying wire या due to the current element dl is proportional to the current flowing through that element, proportional to the length of element, proportional to the sine of the angle between current element and distance, current element and distance, and inversely proportional to the square of the distance of the point from the wire। अगर इसको कंबाइन किया जाए तो आएगा dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो dB को अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k, उसको बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या, आर स्क्वायर। बात को अच्छे से समझिएगा। फिर क्या कहानी मिलेगी, अगर मैं इसको वेक्टर में एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है ना, क्या मैं एक्सप्रेस कर दूं, वेक्टर में एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है, dB इज इक्वल टू, तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब आई क्या है, स्केलर है, हालांकि डायरेक्शन चलती आई की ही है, डायरेक्शन चलती है आई की। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर लेंथ डीएल ले लिया, ठीक है ना, और आई डीएल जिस डायरेक्शन में आई होगा उसी डायरेक्शन में मैंने डीएल की डायरेक्शन कंसीडर कर ली। मान लीजिए करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन है, डीएल की भी डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, डीएल की। तो ये करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, डीएल लेंथ, मतलब एक छोटे स्मॉल पीस को क्या कर लिया अपन ने, ये इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लिया और करंट को इसके हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया। तो आई डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन क्या, आर स्क्वायर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर डीबी वेक्टर क्वांटिटी है तो डीबी की डायरेक्शन कहाँ होगी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि डीबी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। जल्दी जल्दी सब लोग अपना अपना दिमाग लगा लो जल्दी से और बताओ मुझे, क्या मैं सही बात कर रहा हूं? बोलिए, है कहीं डायरेक्शन बताने की जरूरत? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं dB इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL एंड R। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। तो DL और R जो प्लेन बनाएंगे डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब DB की डायरेक्शन कहां रहेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। डीबी की डायरेक्शन क्या रहेगी, बोलो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड। डीएल क्रॉस आर, देखो ये डीएल था, ठीक है ना, और ये आर था, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, देखो ना ऐसे, ये डीएल है ना, ये डीएल है और यहाँ पे क्या है, आर है, तो डीएल क्रॉस आर, भाई आर इसी तरफ है ना, आर इस तरफ है और ये डीएल है, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, थंब कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये डीबी की डायरेक्शन हो गई।
क्रॉस बताता है परपेंडिकुलर इनवर्ड और डॉट बताता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। डॉट क्या बताता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस क्या बताता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये डीएल है, करंट ऊपर ही फ्लो हो रहा है ना, देखो ध्यान से, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो ये डीएल हो गया, ये डीएल, और मैं कहाँ मूव कर रहा हूं? आर की तरफ, ये आर है। डीएल से कहाँ मूव कर रहा हूं? आर की तरफ। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। थंब कहाँ जा रहा है मेरा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो डीबी की डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो डीबी की डायरेक्शन डिस्क्राइब करने वाला कौन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या? डीएल एंड आर। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। इन सीजीएस क्या होती है? गॉस। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है, 1 टेस्ला की वैल्यू होती है 10⁴ गॉस। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, वो अर्थ मैग्नेटिज्म जो लगभग है बीई अप्रोक्सीमेटली क्या है? 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है ना, मतलब 1 गॉस से भी कम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? करंट कैरिंग वायर क्या पता कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। क्या था ये? बायोट-सावर्ट लॉ था। क्या था ये? बायो-सावर्ट लॉ। आ गया समझ में? तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस तरीके से वायर कैसी भी हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, सोलेनॉइड हो, कैसी भी हो, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे होमवर्क देता हूं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए, जैसे मैं बताने वाला हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, और मैंने आपसे कहा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। इस वायर के थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, समझिएगा, इस वायर के थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आप क्या है, इस वायर की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करो इस पॉइंट पी पे। ये वायर से एक फिक्स डिस्टेंस है x, ठीक है ना, वायर से क्या है, एक मिडिल से एक फिक्स डिस्टेंस है क्या, x। समझिएगा, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट इधर पे ले लिया और इधर पे करंट एलिमेंट क्या है, dl है। करंट एलिमेंट क्या है, dl। समझिएगा, और मैंने ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया p तक, सॉरी, ये मैंने इसको इधर p तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और एक्चुअल में आपका ये dl हो गया और ये क्या हो गया, r। समझिएगा, ये हो गया आपका r और ये क्या हो गया आपका dl। करंट एलिमेंट क्या हो गया आपका, ये dl हो गया, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये लेंथ l है और ये x और ये r तो है ही, ठीक है ना, और ये dl और r के बीच में कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। क्योंकि बायो-सावर्ट से हम पढ़ चुके थे कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर अपन को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कौन कौन से पैरामीटर एसेंशियल हैं। समझिएगा, अगर ये पी पॉइंट से ये थीटा एंगल बनाता है, ध्यान दीजिएगा, हमको मालूम है उस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी dl की वजह से अगर dB है तो फॉर्मूला आएगा μ0/4 पाई आई dl साइन कितना एंगल बताइए, फाई अपॉन r स्क्वायर। समझिएगा, हम क्या करें, हमें इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी फाइंड करनी है, हम अपने पैरामीटर्स को इससे रिलेट कराएं। समझिए कैसे, मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, इस ट्राइंगल का नाम रख दूं मैं OMP, इधर पे O है, इन ट्राइंगल OMP क्या देखने को मिल रहा है मुझे, ये L नहीं पता, ये L को मुझे रिलेट करना है, इसके एलिमेंट्स के डिवाइड करने हैं इनफाइनाइटेसिमल। तो ये L इधर पे थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और x क्या है, बेस है, तो L अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, tan थीटा। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, x tan थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं d बाई डी थीटा ऑफ L x d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो मुझे क्या मिल गया, dl बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू x sec स्क्वायर थीटा, मतलब dl की वैल्यू क्या आ गई, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गई। समझ गए बात को, आगे ध्यान दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ r की, r वो डिस्टेंस जो कि एलिमेंट से उस p पॉइंट तक की है, r यहाँ पे हाइपोटेनस है थीटा के लिए और x बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, cos थीटा। तो r इक्वल क्या होगा, x अपॉन cos थीटा या फिर x sec थीटा। चलिए r की वैल्यू भी आपको मालूम चल गई। आपको बहुत अच्छे से पता है अगर ये फाई है तो ये क्या होगा,
180 डिग्री माइनस 5, समझिएगा। तो 180 डिग्री माइनस 5 एंड इन ट्राइंगल OMP 180 डिग्री माइनस 5 प्लस थीटा इक्वल्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समझिएगा ध्यान से। तो इसको ट्रांसपोज करें तो -5 प्लस थीटा इक्वल आएगा -90 डिग्री, मतलब थीटा माइनस 5 इक्वल आएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल क्या आएगा 90 डिग्री प्लस 5, या 5 इक्वल क्या आएगा थीटा माइनस 90 डिग्री, कुछ भी देख लें, ठीक है ना, समझिएगा। थीटा इक्वल क्या आएगा 90 डिग्री प्लस 5, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए थीटा इक्वल क्या 90 डिग्री प्लस 5 या 5 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 90 डिग्री, समझ लीजिएगा, वो उतना बड़ा इशू नहीं है, आगे समझिएगा। इसके बाद होगा क्या, आप आ जाइए dB इज इक्वल्स टू में क्या है फॉर्मूला भाई, म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई आई dl, और क्या है इधर पे साइन 5, क्या है बताइए साइन 5, क्या देखने को मिलेगा आपको बताइए, आपको इधर ओ गड़बड़ लिख दी है, -5 प्लस थीटा इक्वल -90, तो 5 माइनस थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो 5 इक्वल आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, 5 इक्वल क्या आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आइडियल साइन 5 की वैल्यू कितनी बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलो कॉस थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलिए कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए पूरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की वैल्यू कितनी बताओ, dl की वैल्यू है x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा होगी, अपॉन r की वैल्यू कितनी है x, r की वैल्यू कितनी है x सेक थीटा, तो r स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक x कट जाएगा, dB इक्वल क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, तो यहाँ पे क्या आएगा i, और इधर क्या बचेगा cos थीटा डी थीटा। ये dB था छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से इंटेंसिटी। अगर मैं पूरी एंटायर वायर की बात करूं तो मान लीजिए वायर का ये कोई एंड है जो कि इस मिडिल रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है θ2, और ये दूसरा एंड जो है ये कितना बनाता है θ1। लेकिन बात को समझेंगे, ये एंगल बनाता है कैसे, मान लीजिए ये इसको अपन को अगर एंगल बनाना है तो कैसे जाएंगे -θ1, चूंकि अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये एंगल बनाएगा तो कैसा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, ये एंगल होगा नेगेटिव और ये एंगल होगा क्या पॉजिटिव। अगर मैं पूरी वायर की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं B, तो वो किसके बराबर आएगा इन सारे dB के समेशंस के बराबर, ठीक है ना, सारे dB ऐड कर दीजिए, कहां से कहां तक -θ1 से +θ2 तक, -θ1 मतलब शुरुआत से लेके यहाँ नीचे तक। इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम रेफरेंस लाइन से कैसा घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसा घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। 11th में आपको बताया गया था अगर अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव एंगल होगा और एंटी क्लॉक घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा। और dB की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x cos थीटा डी थीटा, आपको मालूम है ये टर्म कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x -θ1 से θ2 cos थीटा डी थीटा, ये B की वैल्यू आ गई। आगे समझिएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, अपर लिमिट मतलब कि sin θ2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -θ1 है, साइन -θ माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस sin θ1। समझ रहे हैं बात को। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x sin θ1 प्लस sin θ2। क्या है भाई ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैंने लिखा हुआ होगा है ना, कुछ समझ नहीं आया आपको, क्या दिक्कत हो रही बताइए। स्ट्रेट वायर लिया, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो सोलेनॉइड हो, अगर आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो हर हाल में आपको बायोसावर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है।
अब अगर आपको बायोसावर्ट चाहिए तो आपको करंट एलिमेंट डीएल की भी जरूरत पड़ेगी, आपको उस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी जो डीएल से उस पॉइंट तक की होगी, और साथ ही साथ वो ओरिएंटेशन पता होना चाहिए कि आखिर वो जो डिस्टेंस है आर उस करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाती है। फिर हम क्या करेंगे, एक वायर लिया, जैसे मैंने ये स्ट्रेट वायर था, सब कुछ इसके सामने है, ये मैंने एक फिक्स एक्सेस ले ली या फिक्स लाइन ले ली जिसके रेफरेंस जितनी डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, किसी वायर की वजह से उसके मिडल से या किसी वायर से एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी। जब बात ये आती है कि वायर से डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस सही मानी जाती है, ठीक है ना। मिडल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही एग्जैक्ट डिस्टेंस मानी जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो वेरी करेगी, ऊपर जाओगे तो और ज्यादा, नीचे आओगे तो कम, और ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो मैंने ये फिक्स डिस्टेंस x ले ली। तो आप बता सकते हो कि बताइए किसी वायर में जिसकी लंबाई इस तरीके की है कि मिडल से θ1 और θ2 एंगल बनाते हैं एंड्स उसके, तो उसकी इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे क्या होगी, तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर लोगे। जल्दी से इसको छाप लो, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी छापो इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। पहले इससे हम कंडीशंस बता देते हैं, इसकी रिलेटेड कंडीशन। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप करंट कैरिंग वायर वो किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, उसकी वजह से आप इंटेंसिटी ऑफ फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता ही दिया था आपको, ये वायर थी, इस पे आई करंट फ्लो हो रहा था, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पे हम किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे। ये डीएल एलिमेंट था, ये आर था, तो आपको भी मालूम है ये डीएल और ये आर है, तो इंटेंसिटी कहाँ होगी, इस तरफ होगी, और डीएल क्रॉस आर के हिसाब से कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। डीएल क्रॉस आर के हिसाब से कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना। इस हिस्से से भी आपने देख लिया, यहाँ से इस तरफ आएगी, क्योंकि डीएल तो वही है और आर क्या है, उल्टा है। आर उल्टा है तो इंटेंसिटी कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, डी भी आएगा इसकी वजह से, है ना। चलिए समझिएगा, हुआ क्या कि मान लीजिए ये एंगल अभी कितना था, θ2 था, और ये एंगल कितना था, θ1। अगर इस वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, अभी इंटेंसिटी क्या थी, अभी इंटेंसिटी थी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πx साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर ये वायर बहुत लंबी हुई, अगर ये वायर क्या हुई, बहुत लंबी, तो देखो अगर थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको यहां तक ले जाओगे, θ1 और बड़ा हो जाएगा, और लंबी हुई तो अब यहां तक ले जाओगे, θ2 और बड़ा हो जाएगा, θ1, और लंबी हुई तो यहां तक ले जाओगे, θ1 और बड़ा हो जाएगा, और लंबी हुई θ1 और लंबा हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हो, अगर वायर लंबी है, और समझो अगर वायर यहां तक लंबी है तो θ1 और लंबा ज्यादा हो गया, अगर वायर यहां तक लंबी है तो θ1 और, आप क्या महसूस कर रहे हैं, अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये θ2 है ना, ये θ2 थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90। अगर ये वायर बहुत लंबी है, देखो अभी मैं कोई चीज देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, थोड़ी और ऊंची, थोड़ी और ऊंची, और भयानक ऊंची, तो मैं क्या करूंगा, आंखों को ऐसा कर लूंगा, मतलब वो जो आंखों से जाने वाली रे है वो उसके साथ कितना एंगल बना लेगी, 90 डिग्री एंगल बना लेगी। कितना एंगल बना लेगी, बोलो, 90 डिग्री। अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है ना, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, वायर कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो क्या होगा बताइए, θ1 भी π/2 होगा और θ2 भी क्या हो जाएगा, π/2। तो B क्या आएगा, बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πx साइन 90 प्लस साइन 90। आप भी जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी, बोलो, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो B इक्वल क्या आएगा, बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। क्या आएगा, बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। क्या मुश्किल लग रहा है, बताओ, कुछ दिक्कत है क्या? ये चीज तो अपन वहां भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से ही पढ़ चुके हैं, बन जाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, carrying the current
करंट कितना, कैरिंग द करंट 5 एम्पियर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर कैरिंग द करंट 5 एम्पियर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। हमसे बोला जा रहा है कोई वायर है, उसके थ्रू 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर से 5 सेंटीमीटर दूर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फाइंड करो। करो फाइंड, जल्दी से फाइंड करो। कर लिया? देखिए क्या फॉर्मूला बताइए इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई क्या है, करंट, करंट कितना है बोलो 5 एम्पियर, 2 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2। 2 पाई से कटेगा 2, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा 2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। क्या आएगा 2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। क्या मुश्किल लग रही बताओ, क्या समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। कोई अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी एक्स डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स बन जाएगा। चलो इसमें एक दो और कंडीशन नोट कर लो, सो करना हो तो। इसकी एक दो और कंडीशन है, वो भी समझिए। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तब तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था P, ये किसी एक एंड में हो, समझ रहे हैं बात को, यहां से तो कितना बना रहा है θ1 या π/2 तो बना ही रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कितना बना देगा, यहाँ पे 0 डिग्री बना देगा, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट is at any end, if the point is at any end of wire, ठीक है ना, अगर किसी एंड पे है वो पॉइंट, तो θ1 कितना आएगा π/2 और θ2 कितना आएगा 0 डिग्री। तो बताइए B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एक्स, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या आती है बताइए, 0 आती है। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0, तो यहाँ क्या म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4 पाई एक्स। इफ एक्स इज 0, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, अगर ऐसा हो सकता है तो एक तो ये हो गया कि एक एंड पे हो, और दूसरा क्या है जब क्या हो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। आया समझ में? क्या मुश्किल लग रही है बताओ, बन जाएगा आपसे, बोलिए। अगर ऐसा बोल दें, इफ लेंथ ऑफ वायर इज टू स्मॉल, ठीक है ना, वायर की लंबाई क्या हो बहुत कम हो, तो इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। और वायर की लंबाई क्या हो बहुत कम हो तो इंटेंसिटी क्या होगी बताइए 0 होगी। क्यों? अगर बहुत कम होगी तो जो अभी ये 0 है ऊपर वाला भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो साइन जीरो क्या होता है 1, बहुत सॉरी साइन जीरो क्या होता है 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा। ये आया कंडीशन पहली। तो ये अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या कंडीशन आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अगर जो पॉइंट है किसी एक एंड पे है तो बी क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4 पाई एक्स। अगर क्या हो वायर बहुत छोटी हो तो बी क्या आएगा 0 आएगा। आ गया समझ में? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो क्या मालूम चल गया आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर अपने आप में एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अलग अलग वायर की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करो तो क्या आप कर सकते हो? जरूर कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए आपका होमवर्क है जो आपको करना है आज, ठीक है ना, और करके मुझे मैसेज करना है हर हालत में। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट वेरियस कंडीशन। वेरियस कंडीशन का मतलब ये हुआ उसकी एक्सिस पे और उसके सेंटर पे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट वेरियस कंडीशन, ठीक है ना, या एट वेरियस पॉइंट, मतलब उसके सेंटर पे और उसकी
एक्सिस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए ये होमवर्क करिए और मुझे आज की आज भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ आपका क्रिएटिविटी लेवल क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अपन फिर आगे पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज।